प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। साथ में हम इस पाठ का भावार्थ भी सीखेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या एक लड़की है, उसका भाई है अनिल, यानी अनिल की छोटी बहन दिव्या है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, जब से वो उसका जन्म हुआ है तब से ही वो कमज़ोर है। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। लेकिन इन दिनों में उसे थकान महसूस हो रही है। मन किसी काम में नहीं लगता है, उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता है, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी। भूख भी पहले से कम हो गई है। भूख भी उसको पहले से कम लगने लगी है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। डॉक्टर साहब ने बोला कि लगता है दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं, टेस्ट कराकर देखते हैं। ये खून की जांच कराकर देखते हैं कि इस दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है क्या। यह कर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। अस्पताल में जो पास का कमरा था जिसमें खून की जांच होती है, उस कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल भी दिव्या के साथ था, तो अनिल ने देखा कि वहाँ उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर दीदी उसकी जान पहचान की है, वो उसको जानता है, वो उन डॉक्टर दीदी को जानता है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि बताओ अनिल, आज अस्पताल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अनिल ने डॉक्टर दीदी से कहा कि डॉक्टर साहब ने जो खून की जांच के लिए बोला है ना, उस खून की जांच के लिए हम आपके पास आए हैं, आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। इतना सुनते ही भाई इसकी रक्त की जांच करनी है, उसकी उंगली से खून की कुछ बूंदें लेकर छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड एक कांच की छोटी सी पट्टी का होती है, उस पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी उसने खून की बूंद स्लाइड पे लगा दी और अनिल से कहा कि तुम कल अस्पताल आना और खून की जांच ले जाना, ब्लड की जांच लेते जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी। अनिल दूसरे दिन डॉक्टर दीदी के कमरे पे गया और वहाँ पे उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, अंदर से आवाज़ आई कि आ जाओ अनिल, कमरे में आ जाओ। कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड को जांच कर रही थी। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है जिसमें छोटी चीज़ थोड़ी बड़ी होकर दिखाई देती है, उससे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में स्लाइड को देख रही है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने अनिल को पास में बैठने का इशारा किया तो अनिल वहीं पास में बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए। जब स्लाइड की जांच हो गई तब डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौले से पहुँचते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। अनिल दिव्या को क्या है? एनीमिया रोग है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन दवा लेने के बाद में एनीमिया जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, उत्सुकता हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? दीदी मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अनिल बोला कि दीदी एनीमिया से आपका क्या मतलब है, क्या होता है ये एनीमिया? उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। दीदी ने कहा कि ये एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में जानना होगा कि खून की बनावट कैसे होती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। देखो हम रक्त को देखते हैं तो ये हमें लाल दिखाई देता है, लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देखते हैं तो ये भानुमति के पिटारा, यानी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, उस भानुमति के पिटारे से कम नहीं है।
मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं। हम मोटा मोटा देखें तो रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग वह जो तरल है, लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। दूसरा भाग वह होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है। जिनका रंग नहीं होता है उन्हें बिम्बाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। जिनका रंग नहीं होता उन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। इतना कह रही थी, साथ में उसने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे एक स्लाइड लगाई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और बोली, उसे फोकस किया, ध्यान से देखा और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कण दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। सूक्ष्मदर्शी से दिखाते हुए अनिल से कह रही है कि अनिल देखो ये लाल रक्त कण हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है हमको। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। जैसे ही उसने स्लाइड देखी वह आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, रक्त की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बालूशाही जो बालू रेत होती है ना, मिट्टी के कण छोटे छोटे, से लग रहा है कि बालूशाही या मिट्टी के कण इसमें रख दिए हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। जो ये लाल कण है, लाल रक्त कणिका है, ये बनावट में बालूशाही की तरह ही दिखती है। गोल और दोनों तरफ अवतल, गोल गोल है और दोनों तरफ अवतल है, यानी बीच में दबे हुए हैं, चपटे हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। जो खून की एक बूंद है उनमें इन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें, 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। एक बूंद में हमें 40 से 55 लाख कण मिल जाएंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। इन लाल रक्त कणिकाओं के इतनी ज़्यादा संख्या होने के कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, शरीर के लिए मेहनत करते हैं। सांस लेने पर साफ़ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। जो हम जैसे ही हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम इन लाल रक्त कणों का है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इनका जीवन जो है, इन कणों का जीवन लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते। ये नष्ट होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, एक साथ नष्ट नहीं होते हैं। धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने उत्सुकता से बोला। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराहटी बोली। अनिल बोला है कि तब तो कुछ ही महीनों में ये लाल रक्त ख़त्म हो जाते होंगे। तो दीदी बोली मुस्कुरा करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। नए कण बनते रहते हैं और पुराने कण नष्ट होते रहते हैं। हड्डियों के बीच के मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के जो बीच में मज्जा है उसमें बहुत सारे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे हम कारखानों में किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए पहले कच्चे माल ले जाया जाता है, उसी तरह से हड्डियों के बीच में जो मज्जा होता है उसमें कच्चे माल रूपी प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, जैसे हम पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। इनसे ही हमारे
हड्डियों के मज्जा को कच्चा माल मिलता है और इनसे, इस कच्चे माल से लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है, यानी वो खाने पीने में ध्यान नहीं देता है, उचित आहार नहीं लेता है, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा क्या होता है? कच्चा माल नहीं मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? नतीजा ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो पक्का माल भी नहीं बनेगा, रक्त कणिकाएँ नहीं बनेगी, रक्त कणिकाएँ नहीं बनेगी तो खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएगी और इन लाल कणों की कमी को ही एनीमिया बीमारी कहते हैं, एनीमिया हो ही कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? क्या हम यदि संतुलित आहार ले तो क्या हम इस एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे तो एनीमिया होने के और भी कई कारण हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यदि पेट में कीड़े हो जाते हैं तो हमारे पौष्टिक तत्वों को वो खा जाते हैं और शरीर में उनकी कमी हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल, गंदे पानी से और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही खाएं। पूरी साफ़ सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ ही हम ग्रहण करें, खाएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं और साफ़ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। हमारे जो पेट में आंत होती है उसमें अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच से पहले, हम जो सुबह सुबह शौच करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, उससे पहले हम शौचालय का ही उपयोग करें। हम शौचालय में ही शौच करने जाएं और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमें। खाली जगह, खाली ज़मीन पर शौच करने नहीं जाएं। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल ने बोला कि दीदी ये तो आपने बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई। वह पल भर सोच में डूबा रहा। वह सोचता रहा कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, मेरे से कहाँ गलती होती है। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विमाणु प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अनिल बोल रहा है कि आपने बताया था कि शरीर में सफ़ेद कण होते हैं और प्लेटलेट भी होते हैं, उनका शरीर में क्या काम है? ये अनिल इस प्रकार डॉक्टर दीदी से सवाल कर रहा है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जैसे हम वीर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही सफ़ेद कण हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उससे डटकर मुकाबला करते हैं। जैसे ही बीमारियां हमारे शरीर पर धावा बोलती है, हमें ग्रसित करने की कोशिश करती है, तो सफ़ेद कण वीर सिपाही बनकर के उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते हैं, उनको भीतर टिकने ही नहीं देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। संक्षेप में मानो कि श्वेत जो कण हैं वो हमारी बीमारी से रक्षा करते हैं और विमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। यदि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो ये जो विमाणु हैं वो हमारे चोट लगे हुए स्थान पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं, थक्का जमाने में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। ये जो विमाणु हैं उनमें ये विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देते हैं और उन जाल में वो विमाणु उस जाल से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है और
हमारा जो चोट है उसमें आराम मिल जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, दीदी बोल रही, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यदि खून बहता हुआ नहीं रुक रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में इसे निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। यदि ज़्यादा घाव हो गया है तो डॉक्टर को टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ़ कपड़ा बांध देना चाहिए। हमें लग रहा है कि हॉस्पिटल दूर है और अभी टाइम लगेगा डॉक्टर के पास पहुंचने में, तो हमें तुरंत एक साफ़ कपड़ा उस जगह पर बांध देना चाहिए ताकि खून का रिसना बंद हो जाए, खून निकलना बंद हो जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यदि खून नहीं रुका, रक्त बहता रहा तो उसे रक्त चढ़ाने की भी प्रॉब्लम आ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? क्या किसी भी व्यक्ति का खून, अगर खून की कमी हो जाए तो कोई भी व्यक्ति का खून निकाल के उस पर चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का रक्त अलग अलग होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। विशेष गुणों के आधार पर, मुख्य गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करनी है। किसी के रक्त बह रहा है, किसी को चोट हो गई, रक्त बहे जा रहा है और उसके खून रक्त की कमी हो गई है, तो उसकी रक्त की समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब क्या हो? अनिल ने पूछा। यदि अभी तुरंत उसे रक्त की ज़रूरत है, उस समूह का अगर रक्त नहीं मिला तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। जैसे पैसों का बैंक होता है, वैसे ही ब्लड का भी बैंक होता है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार किया जाता है। सभी समूह के रक्त वहां पर रखे जाते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्त दान करते रहें। ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आएगा? जब हम दान करेंगे तभी तो रक्त वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। तो हाँ, इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी की जीवन बचाने के लिए हमें समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि ब्लड बैंक में रक्त रहे, सुरक्षित रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसको मरीज़ के चढ़ाया जा सके, दिया जा सके। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा दीदी से। नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान कौन कर सकता है बच्चों? जिसने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो और वह स्वस्थ हो, वो व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कई सारा रक्त इकट्ठा कर लें, उसको निकाल लें, ऐसा नहीं है। एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी। ये मानसिकता है कि अगर हम रक्तदान करेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, किंतु यह विचार बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाती हुई बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल के समझ में आ गया कि हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से अगर थोड़ा सा दान कर दिया जाए तो शरीर थोड़े से दिनों में पुनः रक्त बना लेता है, शरीर में रक्त बन जाता है। पर किसी ज़रूरतमंद की सहायता हो सकती है, किसी का जीवन बचाया जा सकता है। अनिल को सीख मिली और अनिल ने बोला कि दीदी मैं भी रक्तदान करूँगा थोड़ा बड़ा होने पर। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, पीठ थपथपाते हुए शाबाश दीदी, अनिल बहुत शाबाश।
तुम बड़े होकर के रक्तदान करना। यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित इस पाठ को हम भावार्थ सीखेंगे, इसका वाचन करेंगे और इसके अभ्यास प्रश्न हमारी पाठ्य अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।